नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं वो विज्ञान प्रकाश। ये खास शो एक समय पर जब पार्लियामेंट में, संसद में बहुत गहमा गहमी चल रही है, इस मुल्क के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, इस शहर से आखिरी शो जब मैंने इकोनॉमी पर, यही मुकाबला इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर, रुपए की हालत पर किया था, तब अच्छी तरह से याद है कि 2014 के इलेक्शन बिल्डअप में, 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, तो इस बात को बहुत ताकतवर और प्रभावशाली तरीके से कहा गया था कि वो जब आएंगे तो अर्थव्यवस्था इसलिए ठीक होगी या बेहतर होगी या बढ़िया होगी क्योंकि चीज़ों की डिलीवरी या चीज़ों के होने का तरीका बदलेगा। अब एक साल बाद सवाल ये उठता है, ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नारा था अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन आए नहीं आए, ये जवाब आप लोग अपने आप को दीजिए, क्योंकि अगर हम ये जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी आलोचना मिलती है, जिससे मुझे ऐतराज़ नहीं, लेकिन अंततः आपको ही तय करना है कि आपके अच्छे दिन आए या नहीं आए। तय जो हम इस कार्यक्रम में करेंगे वो ये है, एक बहस के माध्यम से, कि क्या इकोनॉमी के, क्या अर्थव्यवस्था के वाकई अच्छे दिन आ चुके हैं या अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या तरक्की जो ये लोगों ने वादा किया था, क्या वो आती हुई दिख रही है। और चौथा सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि बहुत लोग इस बात को कहते हैं कि 282 सीटों की बड़ी बहुमत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें और टाइम दीजिए और समय दीजिए। तो क्या हम ये समय देने को तैयार हैं? क्या हमें अभी भी लगता है कि नहीं, एक साल का समय हुआ है, 3 साल कम से कम हमें और प्रतीक्षा के हिसाब से देखना होगा किसी बड़े बदलाव के लिए। लेकिन क्या इस बदलाव, इस इंतजार का इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था इंतजार कर सकती है? मेरे साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब इस मसले को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। गोपाल जी भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने उनको नियुक्त किया है उनके आर्थिक सेल में इस पर जानकारी हासिल करने और हम लोगों से बात करने के लिए। हमारे साथ संजय हैं, पहले भी रह चुके हैं, ये म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट हैं और बाजार क्या सोच रहा है, क्या घबराता है। मेरी एक लाइन है, मैं जल्दी से ऐड कर दूं कि जब इस बात का भय आ गया था कि क्या शायद बारिश इस बार बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो बाजार 670 पॉइंट गिर गया था। तो बाजार किस तरह से चलता है उस पर हम बात करेंगे। संजय झा है, संजय का भी आर्थिक बैकग्राउंड है, क्रिकेट का भी है, और संजय आप सब जानते हैं कि प्रवक्ता है अब और स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। हम शुरू करेंगे, संजय मैं आपसे शुरू करूंगा। 2 संजय हैं इस पैनल में, तो मैं कोशिश करूंगा अलग अलग रेफर करूं ताकि अब कंफ्यूज नहीं हो। संजय, कुछ गंभीर मसले हैं यहाँ पर, जैसे हमने कहा साहब, एक बिल्डअप था 2014 के चुनाव का। मुझे याद है कि यहाँ पर इसी मुंबई स्टूडियो में था, लोगों ने कहा साहब डिलीवरी बेहतर होगी और नरेंद्र मोदी काम करवाना जानते हैं। और क्योंकि उससे पहले मनमोहन सिंह पर गंभीर आरोप था, चार्ज था, अर्थशास्त्रियों का चार्ज था पॉलिसी पैरालिसिस का, कि नीतियों पर क्रियान्वयन नहीं होता, काम नहीं होता। क्या ये बदला है इस एक साल में? देखिए, कई मुद्दों पे तो एग्जीक्यूशन हमारे ख्याल से पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। उदाहरण के तौर पे, चूंकि आज ये डिस्कशन हो रहा है, कल ही ईपीएफओ ने पहली बार इक्विटी मार्केट में निवेश लेने का कदम। मैं इस बात पे टोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं, जो मैंने इस पहले खबर को पहली बार पढ़ा, मुझे नहीं पता इस देश के कितने लोग इस बात को समझ पाए होंगे, लेकिन सरकार का ये सोचना है कि आप और हम, जो प्रोविडेंट फंड बड़ा हमारा गहरा और गाढ़ी कमाई का पैसा होता है, तो उसको वो बाजार में लगाने के लिए तैयार, उसका 5%। तो क्या आप लोगों को लगता है कि हिंदुस्तानी जो अपना पीएफ बचाता है उसका पैसा सट्टा बाजार में लगा दिया जाए या शेयर मार्केट में लगाइए, ये सही फैसला है? देखिए, शेयर बाजार आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता। नहीं, लेकिन अगर शेयर बाजार के लिए हम सट्टा बाजार का शब्द प्रयोग करें तो वो अपने आप में भ्रामक है वो। क्योंकि आप अभी ऐसे देखिए तो हम ईपीएफओ से 8.7% की रिटर्न की उम्मीद करते हैं, और वही ईपीएफओ आपका पैसा लेके अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है तो वो उसको 7.8% का रिटर्न मिलेगा इफ अगर वो मैच्योरिटी तक होल्ड करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पारंपरिक तौर पर किसी भी इस तरह की
बाजार में नहीं निवेश करना चाहते तो आप सरकार जबरदस्ती उनका निवेश करवा देगी नहीं, क्या? लेकिन अब ऐसा हम मान के चले कि अगर वो उनका 100 रुपये में से 80 रुपया स्टॉक मार्केट में लगाता और 20 रुपया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो चिंता का विषय हो सकता था। 95 रुपीज़ अगर अभी भी सेफ इन्वेस्टमेंट्स है और 5% अगर स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें रिस्क और रिवॉर्ड को काफी अच्छे तरह से बैलेंस किया गया है। क्योंकि देखिए ये आज की ना, लेकिन मैं तो हो सकता है चाहूँ कि मेरा 5 रुपए भी ना लगे 100 रुपए। लेकिन आप ये भी तो साथ ही साथ चाहेंगे ना कि आपको 8.9% का एक रिटर्न मिलता जाए प्रोविडेंट फंड से। संजय, एक पीएफ वाले पॉइंट पे जरूर कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जब इस खबर को पहली बार पढ़ा कि लेबर मिनिस्ट्री जो है वो इस पर विचार कर रही है, तो मुझे लगा कि सरकारें जब आयोजनें करती हैं, योगा डे मनाती हैं, खूब मैं और टैक्स पेयर के पैसे से मनाती हैं, तो मैं हमेशा पूछता हूँ, ये पूछते तो है नहीं किसी से, ये तय कर लेते कि आज हम मन की बात करेंगे या कांग्रेस कुछ करेगी, और ये सारा टैक्स पेयर का पैसा होता है। अब हमारा पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार से इनको एतराज है, मैं नहीं बोलूंगा सट्टा बाजार, स्टॉक मार्केट में भी लगेगा, वही मेरे पीएफ का पैसा, उस पर भी कोई रायशुमारी नहीं। देखिए, ये मुझे बहुत विचित्र लगता है, सच कहिए तो अभिज्ञान, मुझे इस बात से इसीलिए एतराज़ है क्योंकि देखिए अभी आप भारतीय स्टॉक मार्केट को अभिज्ञान देखिए तो यहाँ पर पारदर्शिता पर अभी भी बहुत बड़े प्रश्न हैं। अब आपको मैं याद दिलाऊंगा कि यदि आप वॉल स्ट्रीट का जो उनका जो प्रदर्शन रहा उस क्रैश में, जाने माने दुनिया के फर्म्स, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो या आप मॉर्गन स्टैनली को लीजिए, सिटी बैंक को लीजिए, यहाँ पर उनके ट्रेडर्स ने जिस तरीके से मार्केट्स को मैनिपुलेट किया था, वो अमेरिका जैसा देश जिसमें टेक्नोलॉजी हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी की इतनी बातचीत होती है, उसके बावजूद वहाँ पर ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को ऐसा उनको मैं कहता हूँ राइड पे लिया गया कि आज तक उनका हालत इतना खराब है कि उनके सारे पैसे लुट गए। तो ये यदि अनुमान है या मोदी जी का ये अनुमान है, कितने इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में भारत में? 20 मिलियन होंगे। और यहाँ पर आपको अपने मिडिल क्लास के लिए या किसानों के लिए उतना वक्त नहीं है, लेकिन ये 20 मिलियन इन्वेस्टर्स में अभी तो एफआईआई का डोमिनेटेड मार्केट है। एफआईआई पैसा यदि सचमुच अच्छा कर रहे हैं, आपका इकोनॉमी यदि फंडामेंटल्स पे जो कहते हैं बुनियादी तौर से यदि मजबूत है, तो आपको प्रोविडेंट फंड मनी जो हमारे जो कर्मचारी हैं, जो रेगुलर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जो फिक्स सैलरी अर्नर्स हैं, उनके लिए उनको एक सिक्योरिटी है। और स्टॉक मार्केट जो है, जैसे आपने सही कहा संजय जी, इट्स अ रिस्क एंड रिवॉर्ड रिटर्न। गोपाल, ये प्रोविडेंट फंड वाले पॉइंट पर आपकी भी ओपिनियन लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मूल प्रश्न इसमें सिर्फ इस बात का नहीं कि 5% जो व्यक्ति का प्रोविडेंट फंड बचता है उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में, ये है कि भाई ये क्यों कर रही है सरकार? क्या लोगों से पूछा? क्या आपने लोगों से जानने की कोशिश की कि आपको 100 रुपए में से 5 रुपए ले लें क्या? या आपने अपने आप तय कर लिया कि हाँ तो हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हमको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना? इन्होंने रोक ही दिया मुझे सट्टा बाजार कहने से। जो डिबेट अभी चल गया है, मुझे लगता है ये इकोनॉमी से भटक गया कहीं ना कहीं। हाँ। लेकिन फिर भी मैं आऊंगा इकोनॉमी के पॉइंट में। संजय ने पॉइंट रखा चूंकि प्रोविडेंट फंड का, इसलिए मैंने इस विषय को नहीं, उन्होंने एक बात इसलिए हाँ नहीं इम्पोर्टेंट तो है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो रिस्क प्रोफाइलिंग की अभी बात हो रही है, इसमें अगर किसी भी आप मार्केट एनालिस्ट या किसी से पूछेंगे तो रिस्क प्रोफाइलिंग हर चीज में है। डेट फंड में भी रिस्क है, इवन बैंक इंटरेस्ट में भी रिस्क है, तो फिक्स्ड रिटर्न्स इंटरेस्ट में तो रिस्क प्रोफाइलिंग हर चीज में है। मैं नहीं कह रहा इक्विटी मार्केट में नहीं है, सब चीज में रिस्क है, और इसीलिए 5% है। ये नहीं कह रहे कि ज्यादा लगा दो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, और जो अगर ये जो इन्होंने 2008 का जो मेल्टडाउन कहा, उसमें तो बॉन्ड मार्केट में बहुत बड़ा मेल्टडाउन हुआ था। आप LIC का पैसा देखिए, ज्यादातर पैसा कितने सालों से मार्केट में लगता है, बहुत पैसा लगता है। आखिर आप इकोनॉमी की मार्केट को नहीं, एक मिनट अभिज्ञान जी, नहीं अभिज्ञान जी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट पूरा कह दूं। कैपिटल मार्केट जो है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इंडस्ट्री में लाने का एक चैनल है। वापस आते हैं इकोनॉमी के, आप ही ने पीएफ का मसला छेड़ दिया, और मेरे हिसाब से ये बहस की अहमियत रखता है। ये बीजेपी के प्रवक्ता बोले इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कह रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। संजय, फिर जो उम्मीद आप बांध कर आए थे, नेतागिरी है, मैं हमेशा कहता हूं कड़वी बात, मुझे कोई एतराज नहीं है। आज मोदी उम्मीद बांधकर प्रधानमंत्री बने हैं, कल को कांग्रेस का या कोई और पार्टी का व्यक्ति भी उम्मीद बंधवाएगा। अब सवाल यह है कि उम्मीद वर्सेस डिलीवरी में क्या हो, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। देखिए उसमें, या हम इंतजार करें इस थ्योरी पर? नहीं, इंतजार की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखना है कि इकोनॉमिक्स
को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको साइकोलॉजी की जरूरत हमेशा पड़ी है। ये एक इकोनॉमिक्स में माना हुआ प्रिंसिपल भी है। ठीक है। जिस तरह का मनोबल हमारे देश का था जब ये नई सरकार आई, उसके कंपैरिजन में मनोबल में बहुत बड़ा उछाल आया और इन्वेस्टमेंट के लिए मनोबल का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अब इंडिया की इकोनॉमी आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट करती, हम वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा हैं और जो इकोनॉमी में ठहराव आ गया था उस इकोनॉमी को आप रिवाइव करना चाहते हैं इस माहौल में, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी में ठहराव आ रहा है, तो उसका भी हमारे इकोनॉमी के जो प्रोग्रेस है उस पर उसका असर पड़ता है। गोपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। संजय झा, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने रखे हैं कि एक प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि देखिए साहब, आप तो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, हमें सरकार और सिस्टम से ज़्यादा परेशान हो सकते हैं हम, आप किस काले धन की बात कर रहे हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ी राय निकल कर आई कि आपको क्या जल्दीबाजी थी ये लैंड एक्विजिशन पर, आपकी समस्याएं क्या थी, आपने उसको पुश करने की क्यों कोशिश की, क्या आपका विरोध इस स्तर पर हो गया कि आप उसको वापस ले लिए उस अमेंडमेंट्स को, क्या इससे आप एंटी रिफॉर्म दिखने लगेंगे, सुधार के विरोध में क्या चाहती है कांग्रेस इस पर, क्योंकि आप लोग इसका बहुत बड़ा मसला पालन। देखिए अभिज्ञान, ये बहुत ही सही प्रश्न आपने पूछा है। आपको मैं लैंड एक्विजिशन का उदाहरण देता हूँ। देखिए, इस सरकार में अहंकार और घमंड बहुत ही ज्यादा है। अब जिस लैंड एक्विजिशन बिल को लेके इसी सरकार ने पूरी सहमति दी, अलग अलग राय थे, हमारे भी कुछ नेता लोग के अलग अलग राय थे, लेकिन अंत में सब लोगों ने देखा कि ये इसमें आपको इंडस्ट्री हो, फार्मर हो, हर स्टेक होल्डर का उसमें सबके व्यूज लिए गए थे। ये सरकार आती है और तुरंत वादा कर देती है, क्योंकि इनको लगा कि लैंड एक्विजिशन के कारण देश में प्रगति, यदि उसको और उसमें आप यदि फ्रीडम न दें तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ये किसने कहा, इनको इनकी क्या सोच है, ये हमें समझ में नहीं आया। मैं आपको 2 चीज बताऊंगा। लैंड एज अ कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, यदि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भारत में देखेंगे, लैंड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 4 से 5% से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब गोपाल जी आपका समय, पहला सवाल मेरा आपसे, एक मिनट पूरा आप लीजिएगा समय, और कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। आप जानते हैं मैं किस तरह का प्रोग्राम करता हूं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि क्यों राहुल बजाज ये कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है। ये गंभीर मसला है, बहुत सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट है वो, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप लोग खास तौर पर ये काला धन जो आप लोग कहते थे, उस पर जो आप बिल ला रहे हैं, ये हरास कर सकता है, ये लोगों को और बिजनेसमैन को परेशान कर सकता है। देखिए, मैं 2-3 बातें उठी हैं, मैं 3-4 बातों को संक्षिप्त में ही कहूंगा। पहली बात कि राहुल बजाज जी का जो स्टेटमेंट है वो इंडस्ट्री के कई लोग भी कह सकते सोचते हैं, क्योंकि जितनी फास्ट वो रिकवरी चाहते थे प्राइवेट सेक्टर उतनी फास्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की साइकिल होती है वह पहले तो जो इकोनॉमी में फॉल्ट थे उनको क्लियर करना था, चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, इन्फ्लेशन हो, या जो अनअकाउंटेड जो स्कीम्स थे, जो बजट में प्रोविजन नहीं थे, बहुत सारे जो सिस्टमैटिक चेंजेस थे, या क्रोनी कैपिटलिज्म की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वह केवल ये नहीं थी कि पार्लियामेंट डिसीजन नहीं लेता था, वह जो डिसीजन लेते थे उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म था, करप्शन था, लाखों करोड़ों रुपए का गबन था। सीएजी की बहुत रिपोर्ट थी। इन सबको ठीक करा, यह करके अब जो है सेकंड स्टेज आती है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट साइकिल को जनरेट करे। तो अभी आप तुरंत 2-3 रिपोर्ट देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम अब 1 लाख करोड़ का कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बूस्ट करेंगे। कॉर्पोरेट चाहे इसके डैश बैंक के आए हैं या जो कॉर्पोरेट सेक्टर के रिजल्ट्स आए हैं, वो क्लियरली बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट साइकिल टैक्स बयान्सी का 14% ग्रोथ हुआ है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अभी बहुत स्कोप है करने का। दूसरी बात ये बात है जो लैंड एक्विजिशन की बात कही है, हमने लैंड एक्विजिशन में कंपेंसेशन में कोई चेंज नहीं किया है। जो ये कह रहे हैं कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमने कहीं नहीं कहा कि लैंड एक्विजिशन जो कंपेंसेशन हम चेंज ही नहीं कर रहे, तो हम ये लॉजिक ले ही नहीं रहे कि लैंड एक्विजिशन बिल में अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैसेज आपकी सरकार का ये है कि जिन बातों को बताया जा रहा था कि आपकी सरकार को नहीं करना चाहिए, उन्हीं अमेंडमेंट्स को आपने वापस ले ले, तो मैसेज क्या जा रहा है? लोग कह रहे हैं साहब आपको क्या जल्दीबाजी थी लैंड एक्विजिशन को लाने की, उसके बाद आज की तारीख में ये बहस छिड़ सकती है कि आप तो एंटी रिफॉर्म नजर आएंगे, क्योंकि आपके सारे मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते थे नहीं साहब ये आ रहे हैं तो बिल आप क्लियर करिए, अगर नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, देश की इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जाएगा, सड़कें कहाँ जाएंगी, उद्योग कहाँ जाएगा, ये सब था ना। तो अभी वो कहाँ चला गया?
ये मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, हम तो अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि लैंड एक्विजिशन बिल पास नहीं होगा तो ये सारी चीजें सफर करेंगी। मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। मैं प्रतीक्षा कर रहा था वेणुगोपाल धूत साहब की, देश के एक और सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक ऐसे समय में जब राहुल बजाज एक और वरिष्ठ उद्योगपति इस मुल्क के कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, जो उसकी चमक थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और हम जब वापस आएंगे तो वेणुगोपाल धूत हमारे साथ होंगे, हम उनसे पूछेंगे क्या वो भी या बाकी भी इंडस्ट्री के लोग ये राय रखते हैं, क्या ये सरकार बड़े बदलाव के वादे करने के बाद फैसलों के माध्यम से एंटी रिफॉर्म, सुधार के खिलाफ नजर आ रही है। हम इस पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।